अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1, जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 और जिसे आप ICS पार्ट 1 भी बोल सकते हो। इसका सब्जेक्ट करेंगे केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में मैंने केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपसे शेयर किया था, वो था कंबंशन एनालिसिस, और इसकी एग्जांपल आपको शेयर करके बताई थी। प्लस साथ में ये बताया था कि आप किसी भी कंबंशन एनालिसिस का आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, उसको आपने किस तरह सोल्व करना है। इंतहाई इजी मेथड से आपको बताया था। उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और सीरियसली स्टूडेंट्स, अगर आप वो वीडियो को देख लेते हो तो सच में आप स्टूडेंट्स जिंदगी में याद करोगे कि हाँ, किसी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूले का। हमारा टॉपिक वही 1.4 ही चल रहा है। आज उसका लास्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अक्सर डेफिनेशन प्लस इसका फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है वो पूछ लेता है, और प्लस साथ में इसकी एक एग्जांपल आपको देता है और कहता है एंड पे आपको कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल के दिखाओ, जैसे आप इंपीरिकल फार्मूला निकाला करते थे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास इस तरह की वीडियोस मजीद आती रहें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस उनका सोल्यूशन भी आपको मिलता रहे। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन की तरफ गौर करो। किसी भी कंपाउंड के अंदर स्टूडेंट्स, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ना, डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं, अगर उनका हम स्मॉलेस्ट होल रेशो बताएं तो वो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला कहलाती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूल से ही आपको जाहिर है कि कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल हो। याद रखा, कंपाउंड मैं आपको पहले बताया था लेक्चर, आज से पीछे लेक्चर फर्स्ट था कि सेकंड था, मैंने आपको डिस्कस किया था। जब मैंने मॉलिक्यूल के बारे में आपसे डिस्कस किया तो मैंने कहा था कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक होता है यानी कंपाउंड, एक होता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो कंपाउंड के अंदर मौजूद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाने वाली एक्चुअल तादाद, असल तादाद, इसको आप एक्चुअल भी कह सकते हो, इसको आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स भी कह सकते हो, इसको आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी कह सकते हो। तो एग्जैक्ट जो तादाद पाई जाती है, उस तादाद एग्जैक्ट को पाया जाना क्या कहलाता है, हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे मिसाल के तौर पर ग्लूकोज C6H12O6, तो ये आपको जो सी के कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम आपको नजर आ रहे हैं ना, ये स्टूडेंट्स आपके असल यही एटम्स हैं। ठीक है, और इस वजह से आप जिसके असल एटम हो उसको आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। हाँ, अगर इन एटम्स को एक पहाड़े पर डिवाइड कर दिया जाए, जैसे कि C6H12 और O6 को डिवाइड कर दिया जाए अगर C पर, तो C1H2 और O1 बन जाता है, जो कि आपका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उसकी मैंने डेफिनेशन ये की है कि अमाउंट ऑफ एक्चुअल एटम्स प्रेजेंट इन अ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट्स और उनके एटम्स जो पाए जाते हैं, आप उसको क्या कहोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत से आपके पास मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, इंपीरिकल फार्मूला भी सेम है। मिसाल के तौर पर H2O वाटर, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O है। उसकी वजह क्या है, H2O फर्ज करें हम, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो इसको अगर एम्पिरिकल फार्मूला में तब्दील करना है, तो याद है मैंने क्या बताया था, एम्पिरिकल फार्मूला में तब्दील करना हो तो इसको आप एक ऐसे पहाड़े पर डिवाइड करोगे जिससे वो दोनों रकमें डिवाइड हो। जैसे H2O, एच के कितने हैं एटम, दो, ओ के कितने एटम है, एक। तो क्या दो और एक पहाड़े पर डिवाइड हो सकती हैं, मतलब दो पे दो तो डिवाइड होगा, दो पे एक डिवाइड हो सकता है। अगर आप एक पे डिवाइड करना चाहो तो एक पे एक तो डिवाइड हो सकता है पूरा पूरा, लेकिन एक के पहाड़े पे दो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। तो इस वजह से जैसे CO2 है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें C का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, और इसको भी अगर आप पूरा पूरा डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला इसका सेम कहलाया जाता है। अब स्टूडेंट्स देखो, हम इसका फार्मूला देखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास क्या होता है। आपने अगर पेपर में जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपसे पूछे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन। एन कहते हैं नंबर ऑफ इंटीजर्स, 2 4 6 8 10 15 20 25 30। ठीक है, लेकिन पॉइंट में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं, होल नंबर ही एन आपका होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने इंपीरिकल फार्मूला से। जब हम इंपीरिकल फार्मूला को
मल्टीप्लाई करेंगे n से, नंबर ऑफ इंटीजर से, किसी भी से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा कहलाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। इससे आपने ये फार्मूले से आपने ये सीखा कि अगर आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला लेना है ना तो आपके पास इंपीरिकल फार्मूला तो होना ही चाहिए, ऐसा ही है ना। तो अब हम एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्टूडेंट्स देखो एग्जाम्पल आपके पास क्या है, ये आपके बुक से ही एग्जाम्पल उठाई गई है। आपके पास कार्बन उसने दिया है 65.44%, आपको हाइड्रोजन दिया 5 पॉइंट समथिंग, आपको ऑक्सीजन दिया है 29 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास परसेंटेज क्वेश्चन में मौजूद हो तो इसका मतलब है हमें कंबंशन एनालिसिस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से सोच के बताओ स्टूडेंट्स, नहीं करना पड़ेगा। वजह क्योंकि कंबंशन एनालिसिस क्या करता है, परसेंटेज कंपोजिशन निकाल के देता है। इंपीरिकल फार्मूला का जो पहला स्टेप है वो इसका मतलब है हमें नहीं करना पड़ेगा इसमें। अब देखो इसके अलावा हमें दिया है मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर मैस। इसकी क्यों जरूरत पड़ी अभी बताते हैं आपको, मॉलिक्यूलर मैस क्यों जरूरत पड़ी। अब मॉलिक्यूलर मैस स्टूडेंट्स इस वजह से आपको जरूरत पड़ी, ये ऊपर देखो जब मैंने फार्मूला लिखा n इज अ इंटीजर, लेकिन n आप निकालोगे कैसे, n का जो फार्मूला होता है ना स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने ऊपर n आपको नहीं था बताया। मैंने कहा जब मैं यहां तक पहुंचता हूं फिर आपको n बताऊंगा ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। n का जो फार्मूला, n निकालने का तरीका क्या है, n निकालने का तरीका ये है कि मॉलिक्यूलर मैथ जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा ना उसको आपने ऊपर रखना है और उसको डिवाइड करना है किससे, इंपीरिकल फार्मूला मैथ। अब आप कहोगे इंपीरिकल फार्मूला तो सुना है, इंपीरिकल फार्मूला मैथ क्या है। तो इंपीरिकल फार्मूला मैथ अभी होल्ड ऑन करो, जैसे ही क्वेश्चन के एंड तक चलते हैं ना आपको अभी समझ आ जाएगी इंपीरिकल फार्मूला मैथ मैं किसे कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे ना तो याद रखना आपके पास n आ जाएंगे। इसका मतलब है मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ, मॉलिक्यूलर मैथ आपके पास 110.15 आपके पास दिया हुआ है। आप n को मालूम करने के लिए बटे के ऊपर वो तो रख दोगे, लेकिन इंपीरिकल फार्मूला मैथ कहां से लेके आओगे, यही क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो अब यहां से आप क्या करोगे, वो कह रहा है मालूम क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। तो अब स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला सॉल्यूशन पे आओ। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। अब इंपीरिकल फार्मूला भी नहीं हमें पता, हमें n का भी नहीं पता, तो इंपीरिकल फार्मूला सबसे पहले निकालना पड़ेगा। इंपीरिकल फार्मूला बराबर होता है क्या, इंपीरिकल फार्मूला अब 4 स्टेप से निकलता है। तो फर्स्ट स्टेप देखो मैंने लिखा स्टेप 1 इज डन, स्टेप 1 हुआ पड़ा है ये देखो, क्योंकि स्टेप 1 में हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। अब इसमें बार बार स्टूडेंट्स इसको याद रख लो, और नहीं याद रहता तो इससे पीछे वाली मेरी वीडियोस देखो, इंशाल्लाह ताला आपके माइंड में 2 मिनट में ये फिट हो जाएगा। अब देखो परसेंटेज हमें दी हुई है, अब हम सेकंड स्टेप की तरफ सीधा मूव ऑन कर जाएंगे। अब देखना स्टूडेंट्स, जैसे ही हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं ना तो इंपीरिकल फार्मूला का सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने हैं, किन के, इन तीनों के, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या, परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी थी 65.44, उसको डिवाइड किया, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो आपके पास क्या आता है, आपके पास 5 पॉइंट समथिंग चीज आ जाएगी मोल्स, ये आपके सामने ये रहे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, 5 पॉइंट समथिंग आपके पास क्या आ जाएगी मोल्स। अब इसके बाद सेकंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो जब हाइड्रोजन के हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो फार्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी थी, हाइड्रोजन की परसेंटेज वो देखिए स्टूडेंट्स 5 पॉइंट समथिंग थी। ठीक है, उसको डिवाइड करें उसकी एटॉमिक मास से, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1.008, तो आपने यहां पे लिखना है 1.008। कुछ स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं यहां पे 1.008 क्यों लिख रहे हैं, ज्यादा नहीं हमने लिखना स्टूडेंट्स, एक हाइड्रोजन का आप निकाल रहे हो मोल। ठीक है ना, तो डिवाइड करेंगे 1.008 तो वो भी आपके पास क्या आएगा 5 पॉइंट समथिंग मोल्स, वो भी आपके पास आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जब आपने लेने हैं तो क्या करना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपके पास कितनी है, आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 29 पॉइंट समथिंग है, उसको डिवाइड करेंगे 16 के ऊपर तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.8162। ठीक है स्टूडेंट्स, परसेंटेज ये आपके पास आ जाएगी। इसका मतलब है सेकंड स्टेप में आपने तीनों के मोल्स जो है ना, तीनों के मोल्स कैलकुलेट कर लिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है,
थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम एटॉमिक रेशो निकालते हैं ऑफ ईच एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। अब एटॉमिक रेशो का फार्मूला क्या होता है, एटॉमिक रेशो बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। तो एटॉमिक रेशो ऑफ कार्बन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एटॉमिक रेशो ऑफ कार्बन बराबर है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय आप स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन से थे, 1.8162, यही है ना स्मॉल, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आपको स्मॉल का ना पता चले तो पॉइंट से लेफ्ट साइड पे देख लो कौन सा डिजिट है। कार्बन के पॉइंट से लेफ्ट साइड पे देखो 5 है, ये तो नहीं होगा। हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड पे देखो पॉइंट के बाद है, वो भी 5 है। और ऑक्सीजन के पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड पे देखो तो वो क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 5 पॉइंट समथिंग थे, वो उसको डिवाइड किया 1.8162 से, तो आपके पास क्या आंसर आता है 3। एक्चुअल में ये आंसर आपका 3.00 समथिंग आता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर 3.00 समथिंग आए ना तो 3.00 है, तो इसका मतलब वो एक्चुअल में 3 है आपका, उसको आप 3 लिखो राउंड ऑफ करके, 3 वो आपको आएगा। अब देखो उसके बाद क्या, एटॉमिक रेशो ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जब एटॉमिक रेशो निकालोगे तो क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, वो भी 5 पॉइंट समथिंग है, उसको डिवाइड करो 1.8162 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, वो भी आपके पास 3.00 कुछ आता था, आप उसको राउंड ऑफ करके 3 ही आपने लिखना है। ओके, अब एंड में देखो एटॉमिक रेशो ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के कितने थे, 1.8162, वही डिवाइड करना है उसको फिर वही 1.8162 पे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद अब आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, आपने यहां से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे क्लियर करना है। मैं वीडियो को पॉज करने लगा हूं, आप यहां तक स्किप पिक लें ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो, आप नोट डाउन भी इसको कर सकें। अच्छा, तो स्टूडेंट्स देखें यहां तक आपके 3 स्टेप्स क्लियर हो गए थे। 3 स्टेप्स में आपने सी की एटॉमिक रेशियो कितनी निकाली, 3, एच की कितनी निकाली, 3, ऑक्सीजन की कितनी निकाली, 1। इसका मतलब है स्टेप 4, स्टेप 4 क्या था इंपिरिकल फार्मूले का, स्टूडेंट्स इंपिरिकल फार्मूले का स्टेप 4 ये होता है, यानी कि अब यहां से आपने स्टेप 4 में इंपिरिकल फार्मूला निकालना है ना, तो स्टेप 4 में इंपिरिकल फार्मूला ये आपका होता है कि वो कहता है कि स्टेप 4 में अगर तो ये तीनों होल नंबर में आ रहे हैं तो इसका मतलब है यही इंपीरिकल फार्मूला है। अगर इनमें से तीनों में से कोई एक पॉइंट में आ रहा है तो उसको सूटेबल डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करके फिर इसको एक किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो ये तीनों किस में आ रहे हैं, इशारिया में तो नहीं ना कोई आ रहा, मतलब कार्बन 3, हाइड्रोजन भी 3 और ऑक्सीजन की एक आई एटॉमिक रेशो। इसका मतलब आपका स्टेप 4 आपका नहीं करना पड़ेगा, आपका इंपीरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, C3H3O1 ऑक्सीजन 1। ओके, अब यहां से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, तो मॉलिक्यूलर फार्मूले का क्या था, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूले का फार्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला, तो इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है, C3H3O1। अब n हमें निकालना पड़ेगा, n का क्या फार्मूला होगा, n इज इक्वल टू हमारे पास होगा, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। n क्या है, n बराबर है, क्योंकि यहां से हमें n कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, n हमारे पास क्या है, n हमारे पास है स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मैस, जो कि हमें आप क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मैस। अब मॉलिक्यूलर मैस हमारे पास कितना था, 110.15 हमें दिया हुआ था, डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मैस हमारे पास कितना आया, 55.05, यानी कि 55.05। ये कैसे आया, अब ये देखो, ये यहां पे मैंने सोल्व किया आप लोगों की सहूलत के लिए। अब देखो इंपीरिकल फार्मूला मैस कैसे आएगा, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये देखो इंपीरिकल फार्मूला आपका कितना आया था, C3 आया था ना, तो C3 का मतलब क्या है, C3 का मतलब है ये जो 3 है ना, कार्बन के 3 एटम आपके पास आए, इसको मल्टीप्लाई करो, कार्बन का एक एटम कितना होता है, 12, कार्बन का एक एटम का मास कितना होता है, 12, तो 3 को मल्टीप्लाई करो 12 से तो 36 आ गया। ओके, अब हाइड्रोजन 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करो हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1.008, 1.008 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, जो कि हाइड्रोजन 3 था, वो आ गया आपके पास क्या, 3.024। ओके स्टूडेंट्स, अब
ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन तो है ही 1, तो इसका मतलब ऑक्सीजन 1 को, एक को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16। इन तीनों को जब आप प्लस करोगे ना स्टूडेंट्स, तो आपके पास आंस क्या आएगा? आपके पास जो आंस आएगा ना, वो आपके पास आएगा 55, मतलब 55.024। ठीक है, अब जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना, आप ये करोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 110.15। अब मैंने ये नहीं था किया इसी वजह से, डिवाइडेड बाय 55.024। अब आप कहेंगे सर यहां पे आपने 024 लिखा है, ऊपर आपने 05 लिखा था, वो क्यों? क्योंकि जब आप अपने सोल्यूशन में देखते हो ना, बुक के सोल्यूशन में देखते हो, तो यहाँ पे 05 लिखा हुआ है। हालांकि मैंने यही समझाना था यहाँ पे 05 कैसे आता है, क्योंकि ये 4 है ना, तो वो ये कहता है कि हम 4 को 5 में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि 4 तो 5 में तब कन्वर्ट होता है ना, अगर ये इससे आगे वाली जो अदद था, डिजिट था, वो 5 या 5 से अबव होता। तो इस वजह से अगर आप 55.024 से भी डिवाइड करोगे ना इससे, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास इज इक्वल टू आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, आप उसको 2 ही लिख लेना। ठीक है, इसका मतलब आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या क्या आंसर आया? मॉलिक्यूलर सॉरी, इसका मतलब आपके एन का क्या आंसर आया? एन का आपका आंसर आया 2। ठीक है, अब ये 2 जो है वो एन के साथ ऊपर रखो, मतलब आप ये लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन, आपके पास कितना है? 2, और एम्पिरिकल फार्मूला कितना है? C3H3O1। अब देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो C3 से, तो कितना आ गया? C6। H3 से मल्टीप्लाई करो 2 को, H6, तो O2। ये आपके पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन तीनों का इंपीरिकल फार्मूला, अब आपने कहना होगा अगर ये हमारा इंपीरिकल फार्मूला बिल्कुल ठीक आया कि नहीं ठीक आया, तो आपके पास C6, H6 और O2 है, तो ये तीनों क्या एक पहाड़े पे डिवाइड होते हैं? हाँ जी, 6 2 पे डिवाइड होता है, 6 दोबारा 2 पे डिवाइड होता है, और 2 जो है वो भी 2 पे डिवाइड होता है। तो 2 3 6, 2 3 6, और 2 1 2, तो आपका ये इंपीरिकल फार्मूला में दोबारा भी कन्वर्ट हो जाता है। ये था स्टूडेंट्स आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन। यहां से आपको थोड़ी सी मैंने जब 55.024 है ना, तो स्टूडेंट्स आप 024 भी उसके ऊपर लिखे हो ना, तो आपका वो भी ठीक होगा। मैंने 50.505 इस वजह से लिखा था, ताकि आप स्टूडेंट्स जब अपना क्वेश्चन करते हो, वहां से बुक से क्वेश्चन करते हो, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कैसे है। पॉइंट के बाद इतना ज्यादा गौर ना किया करो, अगर पॉइंट के बाद 0 आ जाए ना, तो वहां पे समझा करो कि जो पीछे वाले हिस्से जितने भी है ना, चाहे वो 55 है, चाहे पॉइंट से पीछे 5 है, आगे 0 है, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं होता। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से आपको कभी भी लॉन्ग नहीं आएगा, आपको शॉर्ट ही आएगा। आपको एग्जांपल पूछ लेगा, उसके अलावा आपको डेफिनेशन पूछ लेगा, फार्मूला पूछ लेगा, या यहां से एक आधा आपको एमसीक्यूज आ सकता है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह।